जय हिंद बच्चों। आज हम मैथ्स फॉर क्लास 10th के ज्योमेट्री वाले सेक्शन की ओर हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूजुअली बच्चे को ज्योमेट्री नाम सुन के थोड़ा सा एक भय सा बन जाता है। आज हम उस भय को खत्म करने वाले हैं, राइट है ना। चलिए, एक्चुअली हम ट्रायंगल, जो एक ज्योमेट्री का पार्ट है, ट्रायंगल फॉर क्लास 10th, दिस इज पार्ट 1 है ना, पार्ट 1। आज इसमें दो बात मैं बताना चाहूँगा कि इस ज्योमेट्री में एक तो बेसिक कंसेप्ट होते हैं जिनको जानना बहुत जरूरी होता है, थ्योरम्स होता है, पॉस्टुलेट होता है, एक्सियोम्स होता है। नहीं, आखिरकार ये सब है क्या, नहीं, इनको समझने की कोशिश करेंगे। इस चैप्टर में हमें पढ़ना है अभी 10th क्लास के ट्रायंगल आई मीन ज्योमेट्री वाले पोर्शन में ज्योमेट्री कर लो आप, ज्योमेट्री 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 को आई मीन फादर ऑफ ज्योमेट्री को हम यूक्लिड के नाम से जानते हैं। इतना याद कर जाना, कभी मैंने पेपर दिया था तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आया करता था कि फादर ऑफ ज्योमेट्री, हु इज फादर ऑफ ज्योमेट्री, दैट इज यूक्लिड। आपने यूक्लिड के पॉस्टुलेट्स 9th क्लास में पढ़े भी होंगे। चलिए, ज्योमेट्री के वाले टॉपिक हम 10th के ट्रायंगल की ओर हैं। ट्रायंगल के बारे में सब लोग पता है आप लोगों को, ट्रायंगल क्या होता है। ये ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल क्लोज्ड फिगर ऑफ 3 लाइन सेगमेंट्स। ट्रायंगल क्या होता है? क्लोज्ड फिगर ऑफ 3 लाइन सेगमेंट्स, राइट है ना। क्लोज्ड, मैंने नाम बोला कि क्लोज्ड फिगर ऑफ 3 लाइन सेगमेंट्स। 3 लाइन सेगमेंट्स हैं, उनके क्लोज्ड फिगर को हम ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। ट्रायंगल ABC हैविंग 6 पार्ट्स। आपको पता है ट्रायंगल के पास कितने होते हैं? 6 पार्ट्स होते हैं। 6 पार्ट्स कौन कौन है? 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। 3 साइड्स और 3 एंगल्स। 3 एंगल्स। अब आपको समझना है 3 साइड्स की अगर बात किए हैं तो 3 साइड्स इसमें हम क्या लेंगे? AB, BC और AC। 3 साइड्स में आ जाएंगे यहाँ पर AB, BC और AC। और 3 एंगल्स की अगर बात करें तो एंगल A, एंगल B और एंगल C। एंगल A, एंगल B और एंगल C। इस तरह से आप समझ पाए हैं ये जो 3 साइड्स हैं या 3 एंगल्स हैं, ये सब कुल मिला के 6 पार्ट्स कहलाते हैं किसके? ट्रायंगल के। ठीक, ये जानना आपने प्रीवियस क्लास में ही शुरू किया था, आप समझा भी था आपने। अब इसमें समझना है कि 2 ट्रायंगल्स, अगर 2 ट्रायंगल्स है, 2 ट्रायंगल्स, आप इसके टाइप्स के बारे में तो जानते ही हैं, अगर जरूरत पड़ती है तो बीच बीच में मैं उसको भी रिकॉल करता रहता हूँ। 2 ट्रायंगल्स में बी कंग्रुएंट, याद रखिए, कंग्रुएंट या सिमिलर। 2 नाम मैंने लिखा, सिमिलर। 2 ट्रायंगल्स इन ए प्लेन में बी कंग्रुएंट और सिमिलर, राइट है ना। दोनों में अंतर है। कंग्रुएंट का मतलब क्या होता है और सिमिलर का मतलब क्या होता है? 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर एंड 2 ट्रायंगल्स आर कंग्रुएंट, बोथ आर डिफरेंट थिंग। तो हम इसको आज डिफाइन कर दें कि कंग्रुएंट का मतलब होता है हैविंग सेम शेप एंड सेम साइज। अब आप समझ लो, जिसकी शेप और साइज दोनों समान होगी, इस तरह के फिगर को हम कंग्रुएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंग्रुएंट। क्योंकि हमने ट्रायंगल की बात लिखा है, ट्रायंगल ही नहीं, कोई और भी चीज, ट्रायंगल या 2 ट्रायंगल या कोई ज्योमेट्रिकल फिगर्स, कुछ भी 2 ज्योमेट्रिकल फिगर कंग्रुएंट या सिमिलर है, इसका मतलब क्या होता है? जब कंग्रुएंट बोलते हैं तो आपके मन में बिल्कुल आना चाहिए कि हैविंग सेम शेप एंड सेम साइज, उसकी शेप और साइज समान होगी। अब शेप और साइज दोनों अलग अलग चीज है। शेप का मतलब जैसे ट्रायंगुलर शेप का है, सर्कुलर शेप है, और साइज बड़ा छोटा, आई मीन लार्ज और स्मॉलर, यह होता है साइज। तो याद रखिए कि हैविंग सेम शेप एंड सेम साइज, यह है कंग्रुएंट। नाउ सिमिलर का मतलब सेम शेप। अच्छा, सेम शेप और साइज का इसमें कोई वर्णन नहीं हम कर रहे हैं। हैविंग सेम शेप, यह सिमिलर का मतलब होता है हैविंग सेम शेप, मतलब उसकी शेप समान हो, साइज में वेरी, है ना। साइज के बारे में करते हैं, इट
मे बी वेरी इन साइज, वेरी इन साइज। अच्छा, एक बात और क्लियर हुआ कि अगर शेप समान है, ठीक है, और साइज भी समान है, क्या उसको हम सिमिलर नहीं बोल सकते? हाँ, बोल सकते हैं। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स सिमिलर होते हैं, लेकिन सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंट होने कोई जरूरी नहीं है। याद रखिए, यहाँ पर एक बात रिमार्केबल बात है कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कॉन्ग्रुएंट सिमिलर फिगर जो है, याद रख लेना है कि जो कॉन्ग्रुएंट होंगी उसके लिए शेप और साइज दोनों समान होना चाहिए। जो कॉन्ग्रुएंट फिगर वो सिमिलर होती है, सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंट में कोई जरूरी नहीं है। कॉन्ग्रुएंट फिगर कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर बट no need that similar or congruent, similar are always congruent, are always congruent। अब आपको इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि जो सिमिलर फिगर होती हैं वो हमेशा कॉन्ग्रुएंट हुई कोई जरूरी नहीं है। इस स्टेटमेंट को ध्यान रखिए अपन कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर, जो कॉन्ग्रुएंट वो सिमिलर होंगी, लेकिन सिमिलर होंगी वो कॉन्ग्रुएंट हमेशा हुई कोई जरूरी नहीं है। जैसे मैं उदाहरण बता रहा हूँ, किसी ट्रायंगल, सपोज ऐसा ट्रायंगल, यह ए है, बी है और सी है, डी है और ई है और एफ है, राइट है ना। तो इस तरह से हमने दो ट्रायंगल लिया है, दोनों सिमिलर लग रही है। क्यों? क्योंकि इसकी शेप जो है, इसकी शेप समान है, ठीक है, बट इसकी साइज तो वेरी कर रही है, तो कॉन्ग्रुएंट कैसे हो सकती है? तो इस तरह से शेप समान होने पर सिमिलर होती है। अच्छा, अब इतना ही बड़ा अगर हम कोई एक्स वाई जेड अगर कर देते हैं, यहाँ पर एक्स वाई जेड एक ट्रायंगल बना लें, तो इस दोनों को देखिए, ये सिमिलर भी है, साथ में कॉन्ग्रुएंट भी दिख रही है। आई एम हैविंग शेप एंड सेम साइज। चलिए कोई नहीं, मुझे दो बात समझ लेना था कि कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है हैविंग सेम शेप एंड सेम साइज, और सिमिलर का मतलब होता है हैविंग सेम शेप ओनली, राइट है ना। इन बात को ध्यान रखिएगा। ये ट्रायंगल के लिए भी एप्लीकेबल है, सर्किल के लिए भी एप्लीकेबल है, और भी जितने भी पॉलीगन्स हैं आप उन सब के लिए भी एप्लीकेबल होता है, बट इन कंडीशंस को फुलफिल करते हैं। इसमें एक बात और बताना है मुझे, एक बात बताने के लिए था मैं कि कॉन्ग्रुएंट फिगर में ना दो सिमिलर ट्रायंगल है, अगर मान लीजिए नहीं, तो टू ट्रायंगल्स are similar if two triangles are similar, then their corresponding sides are in the same ratio, and their corresponding sides are in the same ratio, and दूसरा corresponding angles are equal, corresponding angles are equal। देखा मैंने क्या लिखा कि if two triangles are similar, अगर कंडीशन गिवन है कि टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, देन देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। सपोज हमने टू ट्रायंगल ड्रॉ किया, राइट है ना, वो सिमिलर है, याद रख लेना है। ये टू ट्रायंगल्स हैं, ये दो ट्रायंगल लिया मैंने, नाम लिया यहाँ पर ए बी सी डी ई और एफ, हमने दो ट्रायंगल लिए, राइट है ना, बोथ आर सिमिलर। अच्छा, सिमिलर के लिए सिंबल जो होता है, लिख दो यहाँ पर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ के। इनको देखो, यह जो साइन आपने देखा हुआ है, कुछ रिकॉल कीजिए आप, है ना, ऐसे करके सेम शेप के लिए आता है, और दो लाइन कर दीजिए वो कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। क्या होता है वह? कॉन्ग्रुएंट। टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, देखिए टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर कि ऐसा हम सिंबल लगाएंगे, है ना, ऐसा गोल मत लगा देना, मैं तो समझाने के लिए गोल लगाया हूँ, ऐसा नहीं कि गोल लगा देंगे आप, है ना, ऐसा ही होता है। यह सेम शेप को रिप्रेजेंट करता है, सेम साइज भी हो तो इसके लिए ऐसा होता है, उसके होता है कॉन्ग्रुएंट का सिंबल। क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट का सिंबल, इसको यदि कॉन्ग्रुएंट है, और समझ गए, कॉन्ग्रुएंट का है सिंबल, राइट है ना।
अब इन बात को समझिए कि मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, दो ट्रायंगल सिमिलर गिवन है तो कोरेस्पॉन्डिंग, अब कोरेस्पॉन्डिंग कैसे हम फाइंड करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर। जो ट्रायंगल देखिए ए बी सी सिमिलर दे रखा है डी ई एफ के, तो आप याद कर जाइए इसमें, नहीं कोरेस्पॉन्डिंग का मतलब है कि जिस ऑर्डर में हम जिस तरह से रिस्पेक्टिवली होता है, ठीक उसी तरह से आपको याद रख लेना है कि इसके क्रम क्या होंगे। जो ए बी है ना, ए बी फर्स्ट टू देन फर्स्ट टू, ए बी अपॉन डीई, यही हुआ कॉरेस्पॉन्डिंग। या मैक्सिमम बच्चे यहाँ गलती करते हैं, अगर ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड लिखने नहीं आता उनको, यूजुअली गलत कर बैठते हैं, नहीं। तो इसको ध्यान रखना है कि फर्स्ट जो ट्रायंगल का नाम लिखा हुआ है उसमें देखें आप कि ए बी फर्स्ट टू देन फर्स्ट टू, फर्स्ट एंड लास्ट इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ, राइट है ना, बराबर होगा बी सी सेकेंड थर्ड ई एफ, बी सी अपॉन ई एफ। इस तरह से जो हम लिखें, यह जो होता है कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स। क्या होती है कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसको बिल्कुल माइंड में एकदम जहन में बैठा लीजिए कि ऐसा ही करना है मुझे कि फर्स्ट टू देन फर्स्ट टू, आई मीन पहले वाले ट्रायंगल का पहला दो ए बी डी ई, इनकी रेशियो जो होगी वही रेशियो रिमेनिंग टू, आई मीन फर्स्ट एंड लास्ट, सेकेंड थर्ड, इस तरह से हम इसको फाइंड करेंगे, राइट। या वो कॉरेस्पॉन्डिंग, यह हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए, यानी इसकी रेशियो समान होगी हमेशा, जो इसके लिए वही इसके लिए, अगर ऐसा नहीं है तो सिमिलर नहीं होगी, राइट है ना। चलिए दूसरा कंडीशन था, यह तो समझ में आ गया कि देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। अच्छा, जब सेम रेशियो होती है उसी को हम प्रोपोर्शन भी बोलते हैं, यू नो, आई मीन जब दो रेशियो इक्वल होती हैं तो उसको हम प्रोपोर्शन का साइन भी बोलते हैं, फिर चार डॉट के नाम से आते हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ, फिर देखिए पहले नाम ए है, ए एंगल इसके बराबर होंगी, दूसरा बी एंगल इसके बराबर, बी इसके बराबर, और तीसरा सी जो है इसके बराबर, राइट है ना। इसको लिख पाएंगे आप यहाँ पर कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। इसकी मैग्नीट्यूड, एंगल इक्वल होने का मतलब मैग्नीट्यूड इक्वल होगी, तो आप याद कर जाइए दोनों कंडीशन अगर है या कोई एक कंडीशन भी है तो वो सिमिलर होंगी, ऐसा है तो यह भी होगी, ऐसा है तो यह अपने आप होंगे, राइट है ना। तो याद कर जाना है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, साइड्स इक्वल हो और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो तो आपस में वो प्रोपोर्शन में होता है, क्या होता है, आई मीन सिमिलर होता है। टू ट्रायंगल्स सिमिलर होती हैं जब इन दोनों कंडीशन को फुलफिल किया जाता है तो, ठीक है। चलिए अब इन बात में समझिए कि टू ट्रायंगल सिमिलर कब होती है, नहीं इसका वाइस वर्सा भी सही होता है। आपने क्या देखा था ऊपर, इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो ऐसा होता है, अगर ऐसा होता है तो सिमिलर ही होगा। सोचने की बात है कि अगर सिमिलर है तो ये सारे कंडीशन होते हैं, इसका मतलब ऐसे हो रहे तो वो सिमिलर होंगे, बिल्कुल याद कर जाइए। इसको मैं लिख देता हूं कि टू ट्रायंगल्स आर said to be similar if they are equiangular। देखिए नाम लिखने का थोड़ा सा फर्क पड़ गया, अगर वह इक्विएंगुलर होगा तो ट्रायंगल सिमिलर होंगी। यहाँ देखिए, यहाँ मैं समान लिखा ना, इसी को हम बोलते हैं इक्विएंगुलर, यानी उसके एंगल समान कोनिक होंगे। सेंस क्या है कि एंगल की मैग्नीट्यूड, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल की मैग्नीट्यूड इक्वल होंगी, वह इक्विएंगुलर कहलाता है। टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ दे आर इक्विएंगुलर, अगर वह इक्विएंगुलर है तो वह सिमिलर है, राइट है ना, मैंने ऊपर ही लिख दिया था। दूसरी बात, यह सिमिलर के लिए कंसेप्ट हुआ, और दूसरा कंसेप्ट क्या है, याद रख लेना है कि अगर सिमिलर होंगी कैसे, देखिए टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ दे आर इक्विवेलेंट, देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स शुड बी इन सेम रेशियो, देयर corresponding sides are proportional। अब आप समझ गए होंगे प्रोपोर्शनल मैंने क्यों बोला है यहाँ पे, जब दो साइड की जो रेशियो है वह इक्वल होती है तो वो प्रोपोर्शनल कहलाती है। प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज, इक्वालिटी ऑफ टू
रेशियोज को हम क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शन, राइट है ना। तो इस तरह से अगर इक्वल होते हैं, इसी को तो रेशियो में कन्वर्ट करेंगे ना, यही है प्रोपोर्शन। कहने का मतलब साइड्स सेम रेशियो में होना चाहिए, एंगल समान कोनिक हो, आई मीन बराबर हो, तो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होती हैं। यह बात आपको बिल्कुल माइंड में याद हो गया। चलिए एक चीज और भी होता है सिमिलर होने के लिए, सपोज ऐसा कंडीशन, राइट है ना, ऐसा ए है, बी है, सी है, डी है, ई है और एफ है, राइट है। ये बीच वाली भाग अभी हम इसके बात को कंडीशन को समझाएंगे हम विशेष रूप से। अब समझिए यहाँ पर क्या, ए बी सी दो ट्रायंगल है, ये एंगल इक्वल हो और इसकी साइड की रेशियो इसके साथ रेशियो बराबर हो आपस में, तो भी आपस में सिमिलर होती है। क्या होती हैं, सिमिलर होती है। अभी हम चूंकि सिमिलर होने की चर्चा कर रहे थे, इसलिए मैं बताना उचित समझा कि दो इंक्लूडेड साइड, टू इंक्लूडेड साइड की रेशियो अगर समान है और बीच वाली एंगल इक्वल है, तो भी आपस में सिमिलर होती है। चलिए अभी हम इस चीज को बढ़ेंगे, है ना। बीपीटी है ना, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम याद रख लेना है। थ्योरम का मतलब होता है इसको प्रूफ की जरूरत होती है, राइट है ना। आई मीन ये है क्या, बीपीटी, इसको हम थेल्स थ्योरम के नाम से भी जानते हैं, या कभी कभी थेल्स थ्योरम भी आता है, थेल्स थ्योरम याद कर जाइए। कभी कभी स्टेट एंड प्रूफ थेल्स थ्योरम आता है। ये स्टेटमेंट क्या है इसका ध्यान दीजिए। थ्योरम का जो बेसिक कंसेप्ट है यह ट्रायंगल से जुड़ा हुआ है। इस चीज को समझिए क्या है कि किसी भी ट्रायंगल में a line is drawn parallel to one side, a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect, देखिए a line A, B और C। हमने एक ट्रायंगल लिया, a line is drawn parallel to one side, सपोज एक लाइन हमने ड्रॉ किया किसके, पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, BC के पैरेलल, it divides the two sides in, I mean at distinct points। सपोज ये लाइन है ए बी ए सी, ये जो देख रहे हो ट्रायंगल, एक लाइन ये जो है इसको कट कर रही है यहाँ पर टी, है ना। सपोज यहाँ पर डी पर और ई पे कट कर रही है, राइट है ना, डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट कर रही है, या रिमेनिंग टू साइड्स को सेम रेशियो में बांटेगी। फिर से सुनिए, A line is drawn parallel to one side of a triangle। किसी भी ट्रायंगल में वन साइड के पैरेलल अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं, जैसे हमने BC के पैरेलल लाइन D ड्रॉ किया, जो कि AB को D पर कट कर रहा है और AC को E पर कट कर रहा है, ठीक है। तो हाँ, लाइन दैट इज T शुड बी पैरेलल टू BC। तो AD और BD की जो रेशियो होगी वही रेशियो AE और EC की होगी। यही है बीपीटी, इसी को बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, यानी इन दोनों की रेशियो आपस में बराबर होगी। अगर हम फोटो चेंज कर दें, यानी फोटो चेंज करने का मतलब क्या हुआ, ऐसे पैरेलल हम इसके पैरेलल खींच दें, कोई बात नहीं, यानी नाम देते हैं ए, है ना, बी सी, यहाँ पर डी और ई है, सपोज यहाँ डी और यह पैरेलल है किसके, ए सी के, तो ए डी और डी बी, ए डी और डी बी की जो रेशियो होगी बराबर होगी सी ई, है ना, और बी ई की, सी और ई बी की, राइट है ना, ये रेशियो आपस में समान होगी। इसी को शो करने के लिए हमें इस प्रूफ को, थ्योरम को दिखाने की जरूरत है। अब आप समझ गए होंगे मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे इसकी जरूरत नहीं है फिलहाल, हम चूंकि इसको लिख पाएंगे यहाँ पे, इसको हम यहाँ से रब कर देते हैं। चलिए पहले हम थ्योरम के स्टेटमेंट को लिख पाते हैं यहाँ पे, आखिरकार थ्योरम है क्या। थ्योरम यह पेपर में 4 मार्क्स के लिए आता है ना, तो आप इसको याद करिए। पूछने का तरीका अलग अलग होता है, स्टेट एंड प्रूव आता है, तो उसके बाइफरकेट किए हुए नंबर होते हैं 2+2, या नहीं तो 3+1, ऐसा भी कर देते कभी कभी, है ना। तो आपको कुल मिला के याद करना है, ताकि इसके आधार पर कुछ एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी आप बना पाएंगे। थ्योरम, इफ ए लाइन इज ड्रॉन, इफ ए लाइन इज drawn parallel to one side of a triangle
टू intersect the other sides at distinct points, then the ratio of the remaining two sides of the other two sides is same. ध्यान दीजिए, रेशियो ऑफ द टू साइड्स इज सेम. अब क्या लिखा मैंने, ध्यान दीजिए, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, अगर एक लाइन ड्रॉ की जाती है एक साइड के पैरेलल ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट्स द अदर टू साइड्स, टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, निश्चित बिंदु पर कट करती है, जैसे यहाँ पर डी और ई पर कट की है. देन द रेशियो ऑफ द अदर टू साइड्स, तो रेशियो ऑफ टू साइड्स क्या होंगी, इज सेम. यही सेम होती है, यह होता है बीपीटी. क्या होता है यार, बीपीटी या थेल्स थ्योरम के नाम से जानते हैं. ये पेपर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप मान सकते हैं, क्योंकि पेपर में आता ही आता है. याद कर जाना है इसको ना, बिल्कुल रट्टा मार जाना है. अब गिवन क्या है यहाँ पर, यह पहला स्टेटमेंट जिसको याद हो गया. अब गिवन में क्या है, सो देख लीजिए. आपको पता क्या क्या है, मैं बार बार बोलता हूँ व्हाट इज गिवन एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड, यह बातें आपको नोटिस करनी है. तो इस केस में क्या कीजिए, एबीसी एक ट्रायंगल गिवन है कि एबीसी इज अ ट्रायंगल in which DE is parallel to, in which line T is drawn parallel to इतना. अब ज़्यादा लंबा मत करो, इसको आसान करो ताकि बच्चे को याद. DE is parallel to BC. आप जस्ट एक याद रखिए कि DE is parallel to, चूंकि इसको लिखे कि हमें line T is parallel to BC and which intersect AB and AC at D and E respectively, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, थोड़ा सा शॉर्ट में चलिए काम कीजिए. ABC एक ट्रायंगल है जिसमें DE क्या होगी, पैरेलल टू BC होगी. DE पैरेलल टू BC होगी. ABC एक ट्रायंगल है जिसमें DE पैरेलल टू BC है. इतना आप याद रखिए बस. टू प्रूफ. अब हमें प्रूफ क्या करना है, देखिए स्टेप याद रखिएगा भैया, कि हमने पहला स्टेटमेंट लिखा है, फिर उसके बाद गिवन था इसके अकॉर्डिंग. अब प्रूफ क्या करना है, प्रूफ यही तो करना था कि AD अपॉन DB बराबर होगा AE अपॉन EC की. AD अपॉन DB बराबर होगा AE अपॉन EC के. या मुझे प्रूफ करना है, राइट है, ट्रू प्रूफ. अब हमें कंस्ट्रक्शन की जरूरत होती है. कंस्ट्रक्शन ध्यान देना है. अब आपको कंस्ट्रक्शन में क्या है कि हमें कुछ ऐसे कंस्ट्रक्शन करने हैं जिसके आधार पर हम इस काम को कर पाए, राइट है ना. अब AD और DB ध्यान दीजिए, यहाँ पर AD और DB क्या है, AD और DB इसकी रेशियो चाहिए. तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, AD और DB की अगर बात करें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं. ध्यान दीजिए, यहाँ से पहले कंस्ट्रक्शन क्या करो आप कि इससे इस पर आप क्या करो, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, राइट है ना. परपेंडिकुलर, इसका नाम DM दे दीजिए, और इधर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो. इधर यहाँ पर इसका नाम N दे दो, DN. इससे इसको ज्वाइन कर दीजिए और इसको ज्वाइन कर दीजिए, राइट है ना. ये इमेजिनरी लाइन होता है ताकि ये पता चले आपको कि ये बाद में ड्रॉ किया गया है, राइट है ना. तो क्या करेंगे यहाँ पर, DN DM ड्रॉ या कंस्ट्रक्ट, ड्रॉ DM परपेंडिकुलर टू AC. DM उस पर है इसलिए AC होगा, कॉमा EN परपेंडिकुलर टू AB. आप इसको यहाँ लिख दीजिए, EN परपेंडिकुलर का सिंबल होता है AB, ज्वाइंट B to E and C to D, B to E and C to D. अब आपको ध्यान देना है, B से E को ज्वाइन करना है, B से E को ज्वाइन करना और C से D को ज्वाइन करना है, राइट है ना. टू प्रूव. अब हमें क्या करना है, प्रूफ. इतनी बात मुझे समझ में आ गई कि ट्रायंगल आखिरकार कैसे कैसे हमें कंस्ट्रक्ट किया. अब मुझे प्रूफ करना है.
प्रूफ करने के लिए आपको एक जादू बता दूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल तो आपको पता ही होगा, वी नो दैट, लिखना पड़ेगा आपको, वी नो दैट क्या जानते हैं अपन कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, या बचपन से सीखते आए हो अपन, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। चलिए इस केस में हम यहाँ पे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं, किसकी, एरिया ऑफ ए डी बी, एरिया ऑफ ए डी बी, एरिया ऑफ ए डी बी, ए डी और ई, एरिया ऑफ ए डी ई, इसकी हम बात करें तो क्या हो जाएगा, सिर्फ इस पार्ट को देखो आप, यहाँ पर मैंने फोटो बनाता हूँ ऐसे, ए है, डी है और ई है, ये इसको बेस एज्यूम करेंगे तो ये हाइट जो है परपेंडिकुलर ये होगी, यहाँ पर नाम दिया है, तो 1/2 क्या हो जाएगी यहाँ पर, 1/2 इंटू ए डी इंटू ई एन। ठीक, यह समझना है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यह हो गई। फिर अगर इसको हम थोड़ा सा ऐसा कर दें कि ऐसा ट्रायंगल हो गया कि यहाँ से ऐसे आ गई, ऐसे आ गई, राइट है ना, ऐसा ही है ना, इसका नाम क्या देते हैं, इसका नाम देते हैं डी ई, राइट है, डी, या भी तो डी बी ई, आप इसको देखिए, इसमें परपेंडिकुलर तो इधर है, यहाँ पे आई मीन ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, तो परपेंडिकुलर इसके लिए यही हो जाएगी, बेस इसको एज्यूम करेंगे, तो हाइट तो यही होगी ना, है ना। तो इस तरह से क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ है ना, एरिया ऑफ डी बी ई, एरिया ऑफ डी बी ई इज इक्वल टू, आप इसको इसके नीचे लिख रहे हैं 1/2 इंटू बेस हो जाएगी बी डी इंटू ई एन। मेन बात आपको यहाँ समझना था कि जो परपेंडिकुलर है वह एक्यूट के लिए तो इनसाइड बनेगी और ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है तो उसके लिए आउटसाइड बनेगी। इधर वाला जो ट्रायंगल देख रहे हो बी डी ई जो देख रहे हैं आप, वो ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है तो उसकी परपेंडिकुलर ई एन ही होगी, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाइट के लिए हमें इसका ही यूज करना पड़ेगा। तो कुल मिला के इस चीज को अब यहाँ से हम मिटा देते हैं। अब आप समझिए यहाँ पर इस दोनों को देखिए तो ये कट जाएगी, कैंसिल हुआ, यह भी कैंसिल हो जाएगी, आई मीन बराबर हुआ क्या, बराबर हुआ ए डी अपॉन में बी डी। अब आप समझ गए, यानी इसकी वैल्यू इसके बराबर हो गई। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, यह फर्स्ट इक्वेशन, राइट है। यह सारा प्रकरण हम लेफ्ट वाले पार्ट में, अब हम राइट वाले में करते हैं एंड एरिया ऑफ ए डी ई, आप ए डी ई लिखो या ए ई डी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या बेस होते हैं, अपॉन एरिया ऑफ है ना सी ई डी, एरिया ऑफ सी ई डी, ये क्या हो जाएगी 1/2 इंटू बेस इसमें हम ए ई को ले लेते हैं तो इसकी हाइट क्या हो जाएगी डी एन, ए ई इंटू डी एम अपॉन 1/2 इंटू इसके लिए बेस हो जाएगी सी ई इंटू डी एम, क्योंकि यह भी सेम प्रोसेस है, यहाँ भी ऑब्ट्यूज ट्रायंगल ही है, उसकी हाइट वैसे ही होगी, यह भी कैंसिल हुआ, यह भी कैंसिल हुआ, बराबर हुआ ए ई अपॉन में ई सी। क्वेश्चन सेकेंड, लेकिन आप समझिए मुझे यही तो प्रूफ करना था, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी, यही प्रूफ करना था। ये जो आपको दिख रहा है ये बराबर हो जाएगा, यह बराबर हो जाएगा, प्रूफ हो गया, बात खत्म। यह लेकिन बराबर होगा कैसे, दोनों डिफरेंट चीज के बराबर है, इसके लिए इसका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होना चाहिए, इस इक्वेशन का लेफ्ट हैंड पार्ट इक्वल होना चाहिए। तो ए डी यहाँ दिखता है, ए डी यहाँ दिखता है, प्रॉब्लम का है डी बी ई, देखो आप जरा इसको देखिए, डी बी ई या ट्रायंगल हो गई, डी बी ई या ट्रायंगल हो गई, दिख रहा है आपको, डी बी ई या ट्रायंगल एंड सी ई डी, अब देखो सी ई डी या ट्रायंगल। अब आप सोचिए एक मिनट, है ना, इन दो ट्रायंगल के बारे में आपने 9th क्लास में पढ़ा था, तो यह दोनों इक्वल हो जाए तो मेरा काम बन जाता। इसके बारे में क्या पढ़ा था कि ट्रायंगल्स हैविंग सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। दो ट्रायंगल अगर सेम बेस, यहाँ देखिए डी बेस पे ही ट्रायंगल बनी हुई है, सेम पैरेलल डी एंड बी सी पैरेलल इनके बीच बनी हुई है, तो इस दोनों की एरिया इक्वल होगी। लिखना है यहाँ पर क्या, सिंस ट्रायंगल्स हैविंग सेम बेस, ट्रायंगल्स हैविंग सेम बेस and between same parallels and between same parallels are equal
in area. Triangle having same base and between the same parallels are equal in area. अगर ट्रायंगल सेम बेस और सेम पैरेलल के बीच में है तो उसकी एरिया इक्वल होती है. Therefore area BD, therefore एरिया ऑफ है ना DBE बराबर होगा एरिया ऑफ है ना CED. यह दोनों आपस में बराबर होंगी. अब इससे क्या हुआ, ये दोनों बराबर हो गई, इसका मतलब यह पार्ट इसके पार्ट की इक्वल होगी. ऊपर वाला दिख ही रहा है. अब जस्ट हम फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड भी लिख सकते हैं. फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड है ना, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट. अब क्या पाएंगे कि अब फर्स्ट एंड सेकेंड से ये इसको इक्वल कर दिया. अब दिखाई यह इसके इक्वल हो ही गया, ऊपर वाला इक्वल है ही, इसका मतलब लेफ्ट पार्ट इक्वल है. देयरफॉर क्या लिखेंगे, AD अपॉन BD बराबर होगा AE अपॉन EC. यह प्रूव्ड हो गई. अब आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बताने की कोशिश किया. यह एक थ्योरम है जो कि BPT के नाम से जाना जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम. और आपको बता दूं कि हमें यह चीज दिखाना था कि यह लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हुआ तो इस लेफ्ट दोनों इक्वेशन के लेफ्ट इक्वल है तो राइट भी इक्वल होगा. दैट इज वाई यह इसके इक्वल होगी. इसमें एक रोल प्ले किया, ट्रायंगल्स हैविंग सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया. अगर दो ट्रायंगल हैं सेम बेस और सेम पैरेलल के बीच में हैं तो उनके एरिया आपस में इक्वल होंगी. उम्मीद करता हूं कि आप इस थ्योरम को बहुत बढ़िया से समझ गए होंगे. बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, हर अल्टरनेट ईयर में पूछता है. आपसे रिक्वेस्ट है इसको 2 बार 3 बार 4 बार रिवाइज करें. थैंक यू सो मच. यू हैव टू कीप वॉचिंग.